नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि अनिका नज़ीर जी एक बार फिर से हमारे चैनल पर आ गई हैं और आज भी हम उनसे बहुत सारी बातें करने वाले हैं, जम्मू कश्मीर के बारे में, अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के बारे में, और बहुत कुछ चल रहा है अभी। तो स्वागत है अनिका आपका डिफेंस डिटेक्टिव पर। Thank you so much for inviting me again. And Namaste and Assalamu alaikum to everyone who are watching me. थैंक यू। तो अनिका, सबसे पहला सवाल तो मैं यही पूछने वाला हूँ कि भाई, बॉर्डर के उस पार ज़्यादा कुछ ही किलोमीटर दूर का मामला है, तो वहाँ पर आजकल मैंने सुना कि बिजली बत्ती गुल हो चुकी है। तो इधर जम्मू कश्मीर में 75 साल में हर जगह कोशिश हो रही है कि बिजली पहुँच जाए, कई जगहों पे पहुँच गई है, और उधर बिजली गुल हो गई है 75 साल में। तो इसको आप कैसे देख रही हैं? इसको तो मैं फेलियर की तरफ से ही देखूंगी क्योंकि मैं हमेशा जब मैंने पिछले भी आपके जो आपके साथ मेरा इंटरव्यू हुआ था उसमें भी मैंने बताया था कि अ, कश्मीर को एज अ होल अगर हम देखें जम्मू एंड कश्मीर को चाहे उस साइड भी जिस हिस्से पर उन्होंने कब्जा किया है तो ये फुल ऑफ रिसोर्सेज है। और खासकर जब बिजली की बात आती है तो हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स तो वहाँ भी है कितने सारे। और वहाँ की पॉपुलेशन एज़ कम्पेयर टू दिस जे-एंड-के बहुत कम है। और उनकी जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, उससे उनकी डिमांड लो है, जो अगर मैं लोगों की बात करूँ। फिर भी ओवरशेडिंग की वजह से लोड की वजह से बिजली उनको 8 से 10 घंटे दिन में नहीं आती है। सो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट कि जो खित्ता पहले से ही रिच है हर चीज़ में, बी इट एनीथिंग, उनके पास इतने सारे रिसोर्सेज़ हैं, मैंगो का बिज़नेस वहाँ से होता है जो हमारे सॉरी उनके जो क्या बोलते हैं इनको फॉरेन मिनिस्टर जो मैंगो का फीडबैक लेने यहाँ से दूसरे मुल्कों में जाते हैं, वो इस बात का ख़्याल क्यों नहीं रखते कि जहाँ से ये मैंगो आ रहे हैं, उनके पास लाइट नहीं है और पूरे देश में ही एक दिन के लिए ये तो काइंड ऑफ अगर चलो मान लें कि यहाँ इंडिया में भी किसी खित्ते में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो वहाँ लाइट चली जाती है, लेकिन एक खित्ते में आती है, पूरे देश में पूरा देश झूल रहा है। पूरे देश की बत्ती गुल उन्होंने कर दी है और उनको कोई मतलब बॉदर ही नहीं कर रही है ये चीज और वो मैंगो का फीडबैक लेने चले गए उधर से उधर। सो ये तो फेलियर है। जिस खित्ते में रिसोर्सेज है तो फिर आप उन रिसोर्सेज के साथ क्या कर रहे हो? अगर मैंने रिकॉर्ड की बात करूं तो अगर पिछला देखें, अभी तो हमें पता है कि आईएमएफ से या बाकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज़ेशन से वो कितने सारे लोन्स तो ले ही रहे हैं। फिर उनके साथ उस पैसे के साथ क्या होता है वो वही जाने। लेकिन जहाँ तक मुझे जानकारी है, एशियन डेवलपमेंट बैंक के हवाले से 76 मिलियन यूएस मिलियन जो है उनको मिले हैं, सिर्फ़ एजेके के लिए, ताकि वो वहाँ पे जो है न्यूट्रिशन हो, हेल्थ सेक्टर हो, एजुकेशन सेक्टर हो, इसमें इन्वेस्ट कर सके। और वहाँ पे आज तक ऐसा हमें कुछ देखने को नहीं मिला जैसे हमें यहाँ जम्मू कश्मीर में टूरिज़्म का इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है या बाकी चीज़ों में हेल्थ सेक्टर में या एजुकेशन सेक्टर में जो इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है एज़ कम्पेयर टू देम, तो वो हमें वहाँ देखने को नहीं मिला। उसके बाद ये देखा गया है कि 2006 से 2014 के बीच 38 मिलियन उनको मिले हैं सिर्फ़ हेल्थ सेक्टर के लिए, वो भी जर्मनी से। तो फिर ये सारा पैसा कहाँ गया? अगर आपको पैसा मिला भी और ऑलरेडी अ, जिसको आप आज़ाद जम्मू कश्मीर बोलते हैं, वहाँ पे इतने सारे रिसोर्सेज़ हैं आपके पास अवेलेबल, जिनको आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं लोगों की बका के लिए। तो फिर आपने उनके साथ क्या किया? कहाँ गए वो रिसोर्सेज़? बिकॉज़ जहाँ तक हम देखते हैं कि वो हमेशा कहते हैं कि हमारा कल्चरल एफ़िलिएशन है जम्मू कश्मीर के साथ, तो जो हिस्सा आपके पास है, जिस पर आप काबिज़ हो चुके हैं, तो वहाँ तो कुछ कर लें आप, ताकि हमें भी ये एहसास हो कि नहीं, उनके पास जो हिस्सा है, वहाँ पे उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, उसको उन्होंने एक मुकाम तक पहुँचाया है कि उसको दुनिया देखे। हैविंग ऑल द थिंग्स उसके बाद भी आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं वहाँ पे और फिर आप क्लेम करते हैं बाकी चीज़ों के लिए वी हैव कल्चरल एफिलिएशन। एज़ अ कश्मीरी आई डोंट थिंक आई हैव एनी कल्चरल एफिलिएशन विद देम। हाँ, सिर्फ़ अगर मुझसे पूछा जाए तो मुझे मेरी कल्चरल एफिलिएशन टू सम एक्सटेंट एजेके के साथ लग रही है। क्योंकि वहाँ का कल्चर मेरे कल्चर से टू सम एक्सटेंट मैच होता है। बाकी रेस्ट ऑफ द कंट्री से उनकी कंट्री से तो कोई कल्चरल एफिलिएशन मुझे नहीं लगती। वो रिलिजियस एफिलिएशंस के दावे करते हैं, उससे ज़्यादा तो यहाँ पे मेरे रिलिजन के लोग हैं। तो ये सब मैं एक एज़ अ फेलियर देखती हूँ उनकी कंट्री में।
मैं अभी अभी जब आपके साथ मुझे मेरा डिस्कशन होने वाला था, मेरी एक आदत है, अगर मुझे किसी चीज़ के बारे में नहीं पता है, तो मैं कूदूँगी ना, आई विल प्रेफर टू बी अ लिस्टनर। लेकिन जब आपने बोला कि डिबेट है, तो कुछ चीज़ें मुझे पता है, थॉट कि लेट्स एक्नॉलेज माई सेल्फ, तो मैं डेटा देख लेती हूँ कि क्या कौन किस चीज़ ने किसने क्या इसके बारे में बोला है। तो मैं क्या देख रही हूँ कि पूरा देश मैंने आपको मैं दिखाऊँगी, मैंने एक छोटा-सा चार्ट जैसा बनाया है यहाँ पे। ओके। हाँ, 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 ये हाँ, वो पाकिस्तान है, ठीक है? अब मैं बताऊँगी हाँ। इसमें क्या किया है मैंने। एक तरफ से खैबर पख्तूनख्वा से टीटीपी ने हमला बोल दिया। हुँ, यहाँ से हुँ। बलोचियों ने गदर मचाया है। वहाँ से आईएमएफ से लोन्स लिए जा रहे हैं और उनको कहाँ उन उस पैसे के साथ क्या हो रहा है किसी को नहीं पता। और यहाँ से उनके जो पीएम है शहबाज़ शरीफ, वो एक पीसफुल डायलॉग का ढोंग जो है वो कर रहे हैं कि इंडिया के साथ हमें बात करनी चाहिए और शायद उनके साथ बात करने के बाद जो है मतलब हमने आज तक जो देखा कि हमारा नुकसान ही हुआ है, हमें अपनी नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ एक अच्छा रिलेशन बनाना चाहिए। और यहाँ से उनकी जो क्या बोलते हैं पीटीआई उनकी एक दूसरी पॉलिटिकल पार्टी है पाकिस्तान में, वो अलग ही लूप पे बज रही है कि ये तो कश्मीर को सेल करने की साजिश है। आपने पहले ही लीज़ आउट किया है कश्मीर को, वहाँ पे क्या है जो हम मतलब खरीदेंगे और खरीदेंगे नहीं ज अगर यहाँ से हमें ये जो वो आपके पास हिस्सा है उसको वापस लेने की बात आएगी तो हम उसको जोड़ेंगे अपने साथ, हम उसे खरीदेंगे नहीं आपसे, हम जोड़ेंगे, हम जोड़ने का काम करते हैं। तो वहाँ से मैं देख रही हूँ कि गिलगित-बाल्टिस्तान में प्रोटेस्ट्स चल रहे हैं, वहाँ अलग सिनेरियो है और फॉरेन मिनिस्टर इनके जो है, उनको इस चीज़ से कुछ लेना-देना ही नहीं है, वो फीडबैक ले रहे हैं। मैंगो का फीडबैक एक तरीके से और बाकी चीज़ों का फीडबैक मतलब पूरा जो है इनका वो सिस्टम अच्छा इनका पॉलिटिकल सिस्टम, उसकी हालत बिगड़ी हुई, इनकी इकोनॉमिक क्राइसिस और सबसे बड़ी चीज़ पूरे देश में तो एक न्यूज़ बन गई है कि पूरे देश में 1 दिन के लिए बिजली ही नहीं है। तो इस चीज़ को आप क्या देखेंगे? ये तो एक क्लियर इमेज है एक इंसान के लिए, एक इंडिविजुअल के लिए, जिसने जो पढ़ा-लिखा होगा उसके सामने एक क्लियर इमेज है कि जो कंट्री खुद के लिए कुछ नहीं कर सकती, वो मेरे लिए क्या ही करेगी? तो आई थिंक इट्स अ फेलियर और ये मैं तो मतलब मुझे बुरा फ़ील हो रहा है कि एजे के जो वहाँ पे है सॉरी पीओके जो है, उसको इन्होंने इतना खस्ता कर दिया है, हैविंग ऑल द रिसोर्सेज़ अ, बट उसके बाद भी वहाँ पे कुछ नहीं है, तो ये मेरे लिए मतलब ये प्रॉब्लमैटिक चीज़ है क्योंकि आई फ़ील कनेक्शन विद देम। मुझे वो उस रेस्ट ऑफ द कंट्री के साथ कुछ नहीं लेकिन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के साथ तो मेरा कनेक्शन है, वो इस कश्मीर का हिस्सा है। तो उनके वो लोग तकलीफ़ में हैं, तो मतलब हम तकलीफ़ में हैं। बिल्कुल सही कहा बिल्कुल सही कहा अनिका आपने। और अगर मैं देखूं, आपने बहुत कुछ बता दिया कि फ़र्क क्या है, पिछले 75 साल में क्या फ़र्क आया है इस पार और उस पार में। और जाहिर सी बात है कि भाई पीओजे हमारा हिस्सा है तो हमारा कनेक्शन रहेगा, और ये बिल्कुल सही बात है। अगर मैं देखूं 75 साल में, तो एज ए कश्मीरी मैं आपसे पूछता हूं कि पाकिस्तान ने एज ए कश्मीरी आप क्या फील करती हैं कि पाकिस्तान ने 75 साल में कश्मीर को क्या दिया है? लाइक उनके पास है क्या ऐसी चीज़ जो हम माँग सकते हैं उनसे या वो हमें दे सकते हैं? देयर इज़ नथिंग टू आस्क फॉर। हाँ, अब अगर ऐसा होता कि वो कहते हैं ना कि 75 साल में हमने भी मतलब इंडिया ने भी एक ऐसा सिस्टम खुद को क्रिएट किया कि वर्ल्ड इंडेक्स के हिसाब से देखें तो बहुत सारी चीज़ों में इंडिया है एक मुकाम हासिल रखता है। वही 75 सालों में उन्होंने कुछ नहीं किया। अब अगर 75 सालों में उन्होंने कम से कम अगर गल्फ कंट्री ना सही कम से कम इतनी ऐसी कंट्री बनाया होता कि लोग उनके साथ डिप्लोमैटिक टाइज़ बनाने के लिए मर रहे मतलब मर जाते कि हमारे डिप्लोमैटिक टाइज़ इनके साथ क्योंकि आज का सिनेरियो अगर हम देखें दुनिया का तो कोई कंट्री फालतू में नहीं कूदती किसी के झगड़ों में। हाँ, आपके डिप्लोमैटिक टाइज़ सही नहीं है तो हमें कुछ लेना-देना नहीं है। तो आज का सिनेरियो ऐसे है कि चाहे वो कोई मुस्लिम कंट्री भी हो, तो वो भी बिना वजह किसी की हेल्प नहीं करते हैं। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा वो एक लाइक ट्वीट कर देंगे या ज़्यादा से ज़्यादा वो एक स्टेटमेंट पास कर देंगे। क्या वो प्रैक्टिकली कुछ करते हैं, लड़ने निकलते हैं किसी के साथ? नहीं। तो उनके पास ऐसा कुछ नहीं है वो हमें दे सकते हैं। हाँ, जो चीज़ उन्होंने हमें दी है वो है दहशतगर्द जो उन्होंने अपने लोगों को भी दी है। अब आप यही देख लीजिए ये चीज़ कि उनके देश में आटा की बेसिक चीज़ है।
वो नहीं मिल रहा है। लोग लिटरली गाड़ियों के सामने आके खुद को कि हमें मार दो, हमें हमारे पास मतलब एक बेसिक ज़रूरियात होती है खाने के लिए, वो नहीं है हमारे पास, हम लोगों को ज़िंदा क्यों रहना है? तो जब उस चीज़ को वो चीज़ उनको बॉदर नहीं करती, वो हमें क्या दे सकते हैं? ₹2300 1 किलो आटा इज़ नॉट अ जोक। एक आम इंसान के लिए जिसका मतलब जो अपना ब्रेड एंड बटर सिर्फ़ दिन में मज़दूरी करके कमाता हो, वो क्या खरीदेगा और क्या खिलाएगा अपनी फैमिली को? वहीं यहाँ पे हम ₹100 में 5 किलो आटा लेकर आते हैं और उसपे भी हमें प्रॉब्लम है कि ₹100 में आप लोग 5 ही किलो क्यों देते हो? वो ज़्यादा है, ज़्यादा पैसों में आप हमें देते हो, उसपे भी कम करो आप। तो कम से कम चलो ठीक है, आप बताते हो कि आपके वहाँ पे नैरेटिव्स चलते हैं कि यहाँ कश्मीर में तो ये हो रहा है, यहाँ पे ज़ुल्म है, यहाँ पे वो है। यहाँ पे ज़ुल्म ही सही, लेकिन यहाँ पे आप देखें ना कि यहाँ का सिस्टम चलता कैसे है। यहाँ यहाँ लीगल वे में सब कुछ चलता है। यहाँ आप आपकी तरह नहीं कि किसी ने आपकी बात नहीं तो ब्lasphemy में आपने उसको डाल दिया। दैट इज़ द वेरी ईज़ीएस्ट वे फॉर यू टू ब्लेम एनीवन। यहाँ पे वो सब नहीं चलता है। यहाँ पे हर चीज़ लॉजिकली होती है, लीगली होती है। तो दे हैव नथिंग कि वो हमें दे सके। इनफैक्ट हमारी कंडीशन इस टाइम ऐसे है कि हम उनको खरीद सकते हैं। वो हमें क्या दे सकते? दे दे हैव नथिंग। इनफैक्ट अब ये भी है ना कि ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में कुछ था नहीं, तो उनके पास भी रिसोर्सेज़ थे। वो चाहते तो अपनी कंट्री का अगर उनके पास ऐसी लीडरशिप होती, वो इतना आगे लेकर जा सकते थे कंट्री को। लेकिन वहाँ पे ज़्यादा चोर जो है वो उन्होंने अपग्रेड किया और चोरों ने क्या किया कि फॉर इंस्टेंस इट्स अ स्टील बिज़नेस ऑफ पाकिस्तान, ऑल इज़ ओन्ड बाय शरीफ ब्रदर्स। तो वो क्या करते हैं कि टर्न आउट साल का 100 करोड़ भी नहीं होगा। तो वो 100 करोड़ कहाँ जाता है? अब इन्होंने स्ट्रैटेजी बनाई है, जो भी बड़े-बड़े चोर हैं, ब्यूरोक्रेट्स वहाँ पे, वो कमा के इन्वेस्ट कहाँ करते हैं? दुबई में। बुढ़ापे में जाके अपना टाइम दुबई में स्पेंड करेंगे क्योंकि इन्वेस्ट ऑलरेडी करके रखा है वहाँ पे। अब आम लोगों को क्या दिया है उन्होंने वहाँ पे? उनको दिया है मज़हब के नाम पे लड़ो और वो बेचारे उसी में खुश हैं। उनको उनका पूरा ये अटेंशन है वो डाइवर्ट किया गया है, डाइवर्ज किया गया है कहाँ की तरफ? एक तो मज़हब के नाम पे लड़ो और दूसरा कि कश्मीर, कश्मीर। अगर आप एक बात कन्वर्सेशन करोगे किसी के साथ वहाँ पे स्टार्ट, वो अपनी चीज़ें नहीं बताएगा कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम है या यहाँ पे वो पे इस चीज़ को एड्रेस करना चाहिए, इस ग्रीवियंस को एड्रेस करना चाहिए, नहीं। उनका दूसरा टॉपिक कश्मीर होगा। नोइंग दैट कि उनको खुद कितनी प्रॉब्लम्स है। अब आप देखें ना कि इंसान मैं आप किसी की हेल्प तब कर सकती हूँ जब मैं टू सम एक्सटेंट खुद स्टेबल हूँ। उस कंडीशन में हूँ कि मैं दूसरे के साथ खड़े होके उसकी हेल्प कर सकूँ। अब एक आम इंसान को वहाँ पता है कि मेरी कंडीशन तो खराब है, लेकिन फिर भी उसको कश्मीर के बारे में बात करनी है। क्यों? उसकी खुद की कंडीशन तो खराब है, वो क्यों नहीं कर सकता अपने बारे में बात? सो ये जो है ना नैरेटिव सेटअप और बिल्डअप ये ईज़ी भी बन गया क्योंकि इस चीज़ ने यहाँ पर भी रोल किया है पिछले कुछ सालों में। लाइक हम पिछले 20 साल को काट के अगर हम देखें, तो डिजिटलाइज़ेशन उतना नहीं था और लीडरशिप का फेलियर हमें पता नहीं चलता। आज हमें लीडरशिप का फेलियर सीधे हर आम इंसान को पता चलता है। हमारे पास फ़ोन है, हम सब देखते हैं, पढ़ते हैं। और मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन क्रिएट करना इज़ वेरी सिंपल थिंग। उस टाइम पे किसी ने बताया वो अच्छा लीडर है, तो अब हम मान लेते थे। हमें खुद नहीं पता था वो लीडर कैसा है। आज ऐसा नहीं, आज क्लियरली पता चलता है कि कौन चोर है, कौन नहीं है। तो देयर इज़ नथिंग कि वो हमें दे सकते हैं। आई थिंक हमारे पास बहुत कुछ है कि हम उनको सपोर्ट कर सकें। मुझे तो ऐसा लगता है कि कहीं कल को ऐसा ना टाइम आ जाए कि वो हमसे लोन्स और फंड्स लेना शुरू कर दें, ओनली क कश्मीर के हिस्से से। नहीं, बिल्कुल सही कह रही हैं आप अनिका। मैं एक्चुअली इसी पर आने वाला था क्योंकि जब मैं बहुत सारे पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल्स पे ना अपने रिएक्शन देता हूँ, तो उनकी बातें मैं सुनता हूँ। हर दूसरे वीडियो में हर दूसरा आदमी कश्मीर की बात करता है और वो एक बात बड़ी ज़ोर शोर से करते हैं कि हमने कश्मीर के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, हम कश्मीरियों के साथ खड़े हैं, शाना बशाना खड़े हैं और हम कुछ भी हो जाएगा लेकिन कश्मीर को। वही वही मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि भाई ये बयानात आते हैं उधर से, तो वो किस चीज़ के लिए आते हैं? किस चीज़ में खड़े हैं? हाँ, वो शाना-बशाना तो खड़े हैं यहाँ पे वहाँ से इन्फिल्ट्रेट होती है बंदूकें, वो शाना-बशाना खड़े हैं कि उठाओ बंदूक और चलाओ। वो उसी में शाना-बशाना खड़े हैं ना, और किस चीज़ में? और क्या है उनका इन्वॉल्वमेंट कश्मीर में? टेररिज़्म के अलावा अभी तक क्या पाकिस्तान ने कभी ये कोशिश की है कि हम एक थॉटफुल डायलॉग क्रिएट करें इंडिया के साथ, फिर हम बैठ के बात कर सकते हैं कश्मीर के बारे में?
अगर वो चाहते हैं बहबूदी कि कश्मीर, उनको लगता है कि कश्मीर इज़ नॉट सेफ विद इंडिया, या वो कश्मीर के बारे में पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के बारे में वो कुछ बात करना चाहिए, तो मतलब उनके दिमाग में यही बात होनी चाहिए ना कि हम थॉटफुल डायलॉग करें कि ताकि उन पे कोई आँच ना आए। मतलब आप एक पर्सनल व्यू देखिए कि मेरा कोई दोस्त है, अगर मैं चाहती हूँ कि उसके साथ अच्छा हो और मुझे पता है कि वो किसी ऐसे की कंपनी में है, किसी ऐसे के इन्फ्लुएंस के अंडर है, जो उसके साथ अच्छा नहीं कर रहा है, तो मैं हमेशा कोशिश करूँगी, और मुझे ये भी पता है कि अगर मेरे बात करने से कुछ बुरा हो सकता है उसके साथ, तो मुझे ये भी तो फिर मुझे ऐसे रिएक्ट करना है कि मुझे थॉटफुल डायलॉग स्टार्ट करना है। और उस इंसान से करना है कि जो इस चीज़ पे बैठ के बात कर सकता है। बट नहीं, ये एक नैरेटिव सेटअप, वो जो मुखौटा सामने रखा है, पीछे क्या वो चल रहा है वो तो सबको पता है। यहाँ का इन्फ्लुएंस वो क्रिएट करना कि आपको बंदूक उठा के जो है वही आपको सही रास्ता है, या अच्छा ये भी एक चीज़ है कि आपका माइंड डाइवर्ट करना इस चीज़ में कि ये जो है रिलिजियस जंग है। रिलिजन के बेसिस पे है, जबकि रिलिजन की जंग आप तब लड़ सकते हैं ना कि जब जब मुझे बंद किया जाए और मुझे मेरी रिलिजियस प्रैक्टिसेस नहीं करने दी जाए। अगर मुझे बताया जाएगा तुम्हें नमाज़ नहीं पढ़नी है, तो मैं उस चीज़ पे मैं अपनी आवाज़ उठा सकती हूँ कि उस पर मैं कहूँगी कि नहीं, मेरे रिलिजन पे अटैक हो रहा है। मुझे ये काम करने नहीं, मुझे अपने प्रैक्टिसेस नहीं करने दिए जाते हैं। और फिर इन्हीं के यहाँ से बयानात जारी होते हैं कि कश्मीर की जंग है, वो वतनी जंग है, वो रिलिजियस जंग नहीं है। आप ही बोलते हो, आप ही यहाँ के बच्चों को भड़काते हो, बताते हो कि ये तो रिलिजियस जंग है, उठाओ बंदूक, तुम पर अटैक हो रहा है। फिर आप ही के देश से ये भी बयानात जारी होते हैं कि ये तो वतनी जंग है, वो अपनी जानें गँवा रहे हैं खामख़ा। तो आपके अलग-अलग लोगों के अलग-अलग स्टैंड्स हैं, और उन अलग-अलग स्टैंड्स में हम पिसना नहीं चाहते हैं, और ना ही हम चाहते हैं कि पीओके उसमें पिसे। तो मुझे लग रहा है कि आप ज़्यादा करीब हैं पीओके के, तो क्या वहाँ पे ऐसी आवाज़ें अब नहीं उठ रही हैं कि भाई हम पाकिस्तान से तंग आ चुके हैं, हमारे रिसोर्सेज आप यूज़ कर रहे हो, हमारे हमारे से बिजली पैदा करते हो, हमें कुछ नहीं देते हो, हमारे से पैसे कमा रहे हो, आप हमें कुछ नहीं दे रहे हो, तो क्या वहाँ पे ऐसी आवाज़ें नहीं उठ रही कि भाई हमें छोड़ दीजिए? एज़ सच मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे आवाज़ उठती होगी और ये लोग उसको अलाउ करते होंगे, क्योंकि रिसेंटली जब शहबाज़ शरीफ जो वहाँ पे उनका विज़िट हुआ था, तो उनके पीएम जो है वहाँ पे, जिनको वो अपना सद्र बताते हैं, इलियास उनका नाम है कुछ, अहमद इलियास समथिंग। तो उसने कुछ सवालात पूछे थे शहबाज़ शरीफ से, और इससे पहले कि वो सवाल पूरा करता, उसकी आवाज़ बंद कर दी गई कि नहीं, तुम्हें नहीं पूछना है, और उसके साथ इतनी बदतमीज़ी की, जब जिस पर वहाँ के लोगों ने फिर एहतिजाज भी किया कि अगर हमारे सरबराह जो है, उन्होंने सवालात पूछे तो उनके सवालात के जवाब आप दें। उनको बंद क और उसके बाद ये भी बताया गया कि उनके कुछ होटल्स हैं वहाँ पे, उनके जो पीएम हैं, उनके कुछ होटल्स हैं वहाँ पे, उनको बंद करवा दिया गया, सीज़ करवा दिया गया। जस्ट बिकॉज़ उसने जो है कुछ सवालात पूछे थे। अगर आप एक एक ये कहते हैं कि हमारे साथ पीओके जो है वो सेफ है और हम वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो फिर वहाँ से अगर जो आवाज़ें उठ रही हैं, वो आपके साथ बात करना चाहती हैं, वो आपसे सवालात पूछती हैं, आप उनके सवालात के जवाब, भले ही आपके पास उन सवालात के जवाबात नहीं हैं, तो फिर भी कम से कम उनको मौका तो दें। वो कहाँ आपकी तरफ आके आप पर गन्स चार्ज कर रहे हैं, या 5th अगस्त को आप कोई सॉलिडेरिटी डे भी मनाते हैं, और हर साल ये कैसा कोइंसिडेंस है कि आपने सॉलिडेरिटी डे मनाने का सोचा है, उसी दिन पीओके में प्रोटेस्ट होता है, और कहा जाता है कि ये ढोंग है सब, ये कोई सॉलिडेरिटी नहीं है हमारे साथ। अच्छा तो अनिका, आवाज़ें तो उठ रही है वहाँ से, ऐसा नहीं जैसे गिलगित-बाल्टिस्तान से अभी ओपनली लोग सामने आ रहे हैं। आगे आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि लोग इससे और इसमें एड अप होगा, और काफ़ी सारे लोग सामने आएँगे, क्योंकि एक लिमिट जब इंसान की बर्दाश्त की हद खत्म हो जाती है, तो ऑब्वियसली वो फिर टॉलरेट नहीं कर सकता, और वो मतलब पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी एक वो होता है ना, हार होगी कि जब इंटरनेशनल प्लेटफ़ॉर्म्स पे लोग जा के बताएँगे कि हम आज तक इनके जाबराना कब्ज़े में रहे हैं, इन्होंने हम पर तशद्दुद किया है खाली।
जी, जी, बिल्कुल सही कह रही हैं आप, और ये आवाज़ उठ रही है, अब धीरे-धीरे मजबूत भी होगी जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि देखिए आप कब तक लोगों को सप्रेस करते रहोगे, उनके हक आप नहीं दोगे। अच्छा, ज़्यादा टाइम मैंने आपका ले लिया। एक चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ कि 75 ईयर्स हो गए, भारत और पाकिस्तान जो हैं वो कश्मीर को लेकर आपस में टकराव इनका जारी है, हर जगह वो जाके उठाते हैं। इनमें किसी को शक नहीं होना चाहिए कि भाई कानूनन इंटरनेशनल लॉ ले लें या किसी भी तरह के लॉ ले लें तो भाई जम्मू कश्मीर जो है वो भारत का हिस्सा है, क्योंकि ठीक उसी तरह जम्मू कश्मीर का भी विलय रिपब्लिक ऑफ इंडिया में हुआ जैसे इस देश की बाकी 550 से ज्यादा रियासतों का हुआ। वही एक सेशन ऑफ एग्जैक्टली। डॉक्यूमेंट है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि 75 साल बाद एज ए कश्मीरी आप अब पाकिस्तान से क्या चाहती हैं कि भैया मतलब ऐसा कुछ डिमांड है आपकी जो पाकिस्तान से कहें कि भैया अब हमें छोड़ दो, भाई बहुत हुआ अब। हाँ, मैं उन मतलब मेरा तो एज़ अ कश्मीरी यही रहेगा कि आप पहले पीओके से फिर पीछे हट जाएँ। जब तक 75 सालों में तो आपने कुछ नहीं। आप देखिए ना, टूरिज़्म के हवाले से जब ये कश्मीर इतना इन्फ्लुएंस्ड है, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट रहा है। हमेशा ये बताया गया है कि इस कश्मीर में कॉन्फ्लिक्ट है। ठीक है, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट था, बहुत अनरेस्ट था। उसके बाद भी टूरिज़्म, आप एजुकेशन सेक्टर, आप हेल्थ सेक्टर, आप सारी चीज़ें मतलब हर जगह इन्फ्लुएंस, हर जगह अपग्रेडेशन। आपके पास तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं था, आप तो सब ठीक थे, आपके पास रिसोर्सेज़ एक्स्ट्रा थे, फिर आपने क्या किया वहाँ पे? तो मेरा ये रहेगा कि जब 75 सालों में अब आपने कुछ नहीं किया, जब आपके पास कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं था, कॉन्फ्लिक्ट तो हमारे पास था। हमारे पास अगर कुछ नहीं होता, यहाँ पे टूरिज़्म के हवाले से या बाकी चीज़ों के हवाले से, हम बता सकते थे कि हमारे पास तो यहाँ कॉन्फ्लिक्ट था, इसलिए नहीं हो पाया। हम यहाँ पे मल्टीनेशनल कंपनीज़ नहीं आ पाई क्योंकि यहाँ पे इतना अनरेस्ट था कि यहाँ पे अगर कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए आता था, उसको भी अलाउ नहीं किया जाता था। उसको भी रिफ्यूज़ किया जाता था। आप में तो वो रिफ्यूज़ल नहीं था, आपने क्यों नहीं कंपनीज़ का इनकार किया? आप में कितनी अनएम्प्लॉयमेंट है वहाँ पे? अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वहाँ पे अभी पीओके में, या टूरिज़्म का कोई अपग्रेडेशन नहीं है और वहाँ पे टूरिस्ट्स नहीं आना पसंद करते क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है उनके पास। तो क्यों नहीं है? जब ये खित्ता इतना खूबसूरत है, इतना मतलब चर्चा में रहता है खूबसूरती के हवाले से, वो खित्ता क्यों नहीं है? वहाँ पर भी तो काफ़ी सारी जगह हैं। आपने वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप क्यों नहीं किया लोगों के लिए? ताकि वो अपनी जो है अपना रोज़गार जो वहाँ से कमा सके। और आपके पास उतना पॉपुलेशन भी ना, आपके पास मैनेज करना बहुत ईज़ी था। इनफैक्ट आपने लोन्स भी कितने सारे लिए हैं। तो मेरा मेरा यही है कि अब 75 साल हो गए, अब 75 साल इज़ इनफ टाइम दिखाने के लिए कि हम कुछ कर सकते हैं। हमारे पास मैनेजमेंट स्किल्स है, हमारे पास एक पॉलिटिकल सिस्टम है जिसके थ्रू हम चीज़ें रन करते हैं। जब आप वो फेल हो गए बताने में कि वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, तो अब आप छोड़ दें उसको, पीछे हट जाएँ। हम देख लेंगे उसको। और यहाँ आप जो ये यहाँ पे अटैक्स करवाते हैं, कभी वो ह जो 2 कम्युनिटीज़ के बीच में आप वो दंगा-फ़साद करवाना चाहते हैं, कभी किसी का आधार कार्ड देके उसको हिंदू आइडेंटिफ़ाई करके उसको मारते हैं यहाँ। और यहाँ के मुस्लिम्स को भी आपने नहीं छोड़ा है, आपने हर कम्युनिटी पे एक वो जो दाग है वो रखा है कि, और वो यहाँ पे हर किसी को याद है, वो कोई नहीं भूल सकता। कि जो भी इन्फिल्ट्रेट यहाँ पे हुआ है, वो आपकी तरफ से हुआ है। और इनफैक्ट अभी भी जब भी एनकाउंटर्स होते हैं, 2 फॉरेन टेररिस्ट्स होते हैं आप में, 2-3 से बिल्कुल। आपके होते और हैं। तो हम क्या बिल्कुल। आपसे और एक्सपेक्ट करते हैं कि आप अगर थॉटफुल डायलॉग करना चाहिए, फिर पहले आप ये चीज़ें बंद करिए। लूप पे बजने से कुछ नहीं होगा। आगे आप फिर से भीख माँगे कि हर 2-4 साल के बाद आपको भीख माँगनी होती है। आपके पास तो इतने सारे रिसोर्सेज़ थे, आप अगर चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन आपको उसके साथ कुछ लेना-देना ही नहीं है। हमेशा भीख प्रॉब्लम पे तो ही ये आपका बसेरा चलेगा, तो गो विथ दैट। आई हैव नथिंग टू डू विद पीपल ऑफ इंडिया, हैव नथिंग टू डू विद दैट। आप कीजिए क्या करना है, हम अपना देख लेंगे हम अपनी कंट्री में, लेकिन कम से कम उन बेचारों को तो मत कीजिए ना। हमें तकलीफ होती है। पीओके में अगर हम देखते हैं कि कुछ हो रहा है कि हमें सच में बहुत तकलीफ होती है, तो हम वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो वहाँ पे आप ये सब ना करें। बिल्कुल, ये तकलीफ की बात तो है ही कि भाई यहाँ पे मान लीजिए 100 रुपए में 5 किलो आटा मिल रहा है और वहाँ पे 250 रुपए में 1 किलो आटा मिल रहा है, तो हाँ, ये और तकलीफ तो विंटर्स जाहिर है सी ना, बात है आज आप होगी। देखिए, आज विंटर्स है, आलू यहाँ पे 100 रुपए में 3 की 4 किलो मिलते हैं। वो तो बेसिक-बेसिक चीज़ें जो ईज़िली खरीद सकता है। प्याज़, आलू, ये सब मतलब छोटी-छोटी चीज़ें जो है, जो आप ईज़िली जो गरीब इंसान भी खरीद सकता है, वो बहुत मतलब बहुत कम चीप प्राइसेज़ में मिलते हैं। सो दैट कोई कम से कम, चलो ठीक है, किसी के पास इनकम नहीं है, कोई भूखा ना सोए।
और हमारे पास यहाँ पे इतनी सिविल सोसाइटी भी इतनी स्ट्रेंथेंड है कि वो किसी को भूखा नहीं सोने देंगे, उनके पास रहता है। और इनफैक्ट मोहल्ला कमेटी तक है, गाँव में पंचायत तक है कि वो देखते हैं कि किसी के घर में कुछ ऐसा तो नहीं है कि उनको ज़रूरत है किसी चीज़ की। हमने इतना ग्रास रूट लेवल तक स्ट्रेंथन किया है डेमोक्रेसी को। ठीक है, और बाकी इनकन्वीनियंसेस रहते हैं, कभी रोड की प्रॉब्लम है कहीं पे, कहीं किसी चीज़ की है तो एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो मुझे यहाँ पे बतानी थी कि जहाँ तक डिमांड्स प्रोसीड करने की बात होती है, अब इनका अनरेस्ट और इनका वो हमारी आइडियोलॉजी को ओवरलैप करना इतना हो गया था कि पहले जब हम लोग डिमांड के लिए चलते, जैसे किसी एरिया में, किसी खित्ते में पावर शॉर्टेज है या पानी की किल्लत है, तो उस एरिया के लोग, अब ये एक जेन्युइन डिमांड है, हम तो मतलब अपनी गवर्नमेंट से पूछेंगे ना कि यहाँ पे ये हमारे पास पानी नहीं है या बिजली नहीं है या कोई सड़क का प्रॉब्लम है, तो इसको आप एड्रेस कीजिए, ये ग्रीवियंस है। तो आपको पता है कि हमारे ना यहाँ पे एक रीजनल वे है अपनी डिमांड रखने का, हम लोग धरना देते हैं, ठीक है? हम लोग रुक जाता सो दैट इनकन्वीनियंस डायरेक्ट कहाँ जाए? बड़े ऑफिसर्स और डीसी ऑफिसर्स वो खुद आए कि अब तो रोड बंद होगा, बाकी लोगों को भी इनकन्वीनियंस हो रहा तो अब मुझे जाना पड़ेगा। वो एक रीजनल पैटर्न है लोगों का यहाँ पे कि वैसे वो अपनी डिमांड एट टाइम्स रखते हैं। पहले क्या होता था जब लोग डिमांड्स लेके बाहर जाते थे घर से, तो आप देखें ना कि ओवरलैप कैसे किया गया था या नैरेटिव बिल्डिंग कैसे हुई है। बाहर जाते थे वो क्या डिमांड लेके कि पानी की किल्लत है, और डिमांड की मतलब प्रोसीड वो करते-करते ही वो दूसरी साइड चले जाते थे। लाइक हम क्या चाहते हैं आज़ादी, हम ये उठा उसी के साथ पथराव किसी को पता ही नहीं चलता था ये तो पानी के लिए आए थे। किसी को पता ही नहीं चलता था ये तो बिजली के लिए आए थे, इनके गाँव में कुछ प्रॉब्लम है, इनके गाँव में नया ट्रांसफार्मर जो है वो इंस्टॉल करना था। तो ये चीज़ है, और ऐसा नहीं कि आज डिमांड्स नहीं रखते हैं लोग। आज भी आप कितने सारे प्रोटेस्ट देखेंगे यहाँ पे, लेकिन हर प्रोटेस्ट की एक डिमांड है। और वो उनको भी ये बात समझ आई कि मैं अगर सड़क पे हूँ, मैं किसी डिमांड के लिए हूँ और पुरअमन तरीके से, पीसफुल तरीके से मुझे अपनी डिमांड को जो है वो गवर्नमेंट के सामने रखनी है सो दैट वो इसको जो है वो फुलफिल करे। दैट इज़ द जेन्युइन थिंग, क्योंकि हमें यहाँ पे ये राइट दिया गया है कि हम क्वेश्चन करें, क्रिटिसाइज़ करें गवर्नमेंट को, और वो हम करते हैं। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि हम किसी डिमांड के लिए बाहर आए हैं, ना कि पथराव के लिए, ना कि किसी हम गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को या पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करने के लिए आए हैं। इनफैक्ट यहाँ पे ऐसे बहुत सारे लोग रिसेंटली उनका प्रोटेस्ट चल रहा है रहबर खेल वालों का। तो उनकी अपनी डिमांड है, वो अपनी डिमांड के लिए, और वो वही डिमांड उसके लिए वो सड़कों पे दिन भर बैठते हैं या शाम तक बैठते हैं, लेकिन वो उसी डिमांड के लिए अकॉर्डिंग बैठते हैं, वो पथराव नहीं करते। उनको भी ये बात समझ में आ गई कि नहीं, प्रोटेस्ट करना इज़ आवर राइट, लेकिन पथराव करना इज़ नॉट समथिंग जिसको एक्सेप्ट किया जाए, या फिर हम जिसको बाद में जस्टिफाई किया, आपने तो हमारी डिमांड पूरी नहीं की, हमने पथराव किया। तो ये चीज़ का क्लैरिफिकेशन जो हुआ है अब कश्मीर में, आई थिंक दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, और लोगों को अब समझ आया कि हाँ, डिमांड रखना इज़ ओके। हम जा सकते हैं, हम सड़क पे जाके या कैमरा के सामने जाके बता सकते हैं कि हमारे साथ ये प्रॉब्लम है। तो ये चीज़ें बिल्कुल। क्लैरिफ़ाई हो गई हैं यहाँ पे। वहाँ तो लेकिन ये भी नहीं है ना कि अब ये आप ये देखें ना कि जो जिनको उन्होंने हेड बनाया है, पीएम जिनको बोलते हैं वो वहाँ का इलियास अहमद, उनको ही चुप करा दिया और फिर उनके होटल्स वगैरह भी सीज़ कर दिए गए। तो क्या ही वहाँ पे हम डेमोक्रेसी, वहाँ पे वहाँ उस जगह पे डेमोक्रेसी वर्ड यूज़ करना मुझे लगता है ये इंसल्ट है। एकदम सही कहा आपने कि डेमोक्रेसी शब्द का यूज़ करना वहाँ पे इंसल्ट है। और यही फ़र्क मुझे लगता है कि लोगों को समझना पड़ेगा। जैसे आपने बताया कि आप लोग प्रोटेस्ट करते हैं, तो हम भी इधर यही करते हैं। हमें भी जब कोई डिमांड होती है तो हमारे साथ भी यही होता है कि भाई प्रोटेस्ट करो, हम तो अपनी डिमांड पहुँचाएँगे। बिल्कुल। एग्ज़ैक्टली, हमारे अनिका और रीजनल पैटर्न्स है ना अलग-अलग तरीके के। जैसे हम प्लैकार्ड्स लेके निकलते हैं और उसमें लिखते हैं बाज़ाब्ता कुछ ऐसा कि जो कैची सा हो और कैमरा में आ जाए और गवर्नमेंट तक जाए, हमारा बहुत वो हो जाता है। और दैट इज़ ओके, दैट देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन दैट कि हम लोग अपनी डिमांड के, बट फिर प्रोटेस्ट में पथराव करना, वो चीज़ हम फिर एक टाइम पे हम लोग जस्टिफाई भी करते थे। हाँ, तो आपने तो वो नहीं किया ना इसलिए हमने पथराव किया। हम लोगों को ये समझना है कि ये प्रॉपर्टी मेरी प्रॉपर्टी है, पब्लिक है या गवर्नमेंट है, दिस इज़ माय, ये मेरे यूज़ के लिए है। यहाँ वो स्कूल, इनफैक्ट अगर कितने स्कूल जहाँ पे जलाए गए जब अनरेस्ट था, हम्म, मतलब मेरे लिए एक एजुकेटेड इंसान के लिए को भी ये समझ में नहीं आया, ये स्कूल तो मेरे बच्चों के लिए है, मैं क्यों जला रहा हूँ? हाँ, मेरी डिमांड है तो मैं रखूँगा डिमांड, बट स्कूल जलाने से कहाँ मेरी डिमांड पूरी होगी, और उल्टा तो मेरा नुकसान ही हो रहा है मेरे बच्चों का।
बिल्कुल सही कहा अनिका आपने। तो मुझे लगता है कि आपको थोड़ी सर्दी भी हो गई है, तो ज़्यादा मैं आपसे अब टाइम नहीं लूँगा। बहुत-बहुत शुक्रिया आपने कि बहुत-बहुत शुक्रिया आपने कि आपने अपनी बात रखी और ये बात सरहद पार तक पहुँचे और उन्हें समझ आए कि बॉस एक्चुअल प्रॉब्लम आपके उधर है, आपके में है, आपकी नीयत में प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम इधर नहीं है। तो थैंक यू सो मच थैंक अनिका। यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।